ये सारे आपको ग्रुप में मैंने शेयर कर रखी है लेक्चर वाइज ना, तो जो भी होगा हम लेक्चर वाइज देते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो है क्या, अगर मैं आपको बोलूँ एक चीज ना कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है, आपने बकेट को क्या किया, टैप के नीचे रख दिया। अब जब आप टैप के नीचे इसको रखोगे, समझो यहाँ पे टैप है, इसे पानी आ रहा है इसके अंदर, आपने रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके इसके अंदर वाटर लेवल क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा, राइज करने लग जाएगा। अब मैंने क्या किया, जैसे जैसे इसमें वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर नीचे एक होल कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक नीचे एक होल कर दिया। अब होल में क्या है समझ लो, बता देता हूँ मैं, आपके पास एक बकेट थी, आपने टैप के नीचे रखा, तो इससे पानी आके मेरे बकेट के अंदर फिल हो रहा है, ठीक। एक बात ये समझ लो, जो पानी मेरे बकेट में यहाँ से आ रहा है वो 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है, 5 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 5 लीटर भर जाता है। अब यहाँ से जो मेरा पानी बाहर निकल रहा था वो समझ लो, मैंने नीचे एक होल कर दिया है बकेट में, यहाँ पर क्या हो रहा था, 3 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, इसमें वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ना बकेट के अंदर। देखो जो पानी अंदर आ रहा है वो तो 5 लीटर आ रहा है, जो बाहर निकल रहा है वो क्या कर रहा है, 3 ही निकल रहा है। तो 2 का नेट की वजह से क्या होगा, 2 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर मेरा बकेट के अंदर वाटर इंक्रीज करता हुआ जाएगा। ये आने वाला पानी ज्यादा है ना, बकेट के अंदर 5 लीटर आ रहा है, बकेट से बाहर 3 निकल रहा है, तो 2 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके अंदर ये वाटर लेवल मेरा इंक्रीज कर लेगा। अब मैंने क्या किया, इस होल को थोड़ा बड़ा कर दिया, जो पहले था उससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरीके से कि यहां से अब 3 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो पहले निकल रहा था, अब निकलेगा 5 लीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो देखो हो क्या है, जितनी रफ्तार से पानी आ रहा है बकेट में, उतनी स्पीड से मेरा पानी क्या करने लग रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसके वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट हो गया ना, जितना पानी अंदर आ रहा है उतने पानी बाहर निकलता जा रहा है, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ वाटर रहेगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर सेकंड में यहाँ से 5 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, 5 लीटर और नया अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइट पर आगे ये वाटर लेवल मेरा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट ना लेवल का वाटर का इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट है इसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, क्यों, क्योंकि नया पानी आ रहा है, पुराना पानी बाहर निकलते जा रहा है, अंदर से बाहर से पानी आते भी जा रहा है और यहाँ से पानी मेरा बाहर निकलते भी जा रहा है, दोनों चीजें साथ में होती जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो ये वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर मेरा मोशन हो रहा है, ठीक है, तो ये रुका हुआ नहीं है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूं आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, कुछ तो स्पीड होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं ए और बी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कुछ तो स्पीड होगी ना रिएक्शन की, जिससे कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। समझो ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, C प्लस D के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरफ रिएक्शन चल रहा है कि A भी एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और C और D के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो मैं लिखता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस स्पीड से A और B कंबाइन करके C और D में फॉर्म हो रहे हैं उसे मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये हाइट यहाँ पर जो थी वो अब ये हाइट कैसी हो गई है, कांस्टेंट, क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी मेरा बाहर भी निकलते जा रहा है, तो हाइट मेरी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब ये हाइट चेंज नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 5 लीटर पानी डालूं और यहां से बाहर निकाल लूं, तो भी क्या ये हाइट सेम रहेगी या और कुछ हो जाएगा, सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आप क्या ले रहे हो, यहां से आउटपुट लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होता है फॉर एक डायरेक्शन, जो यूनि डायरेक्शन की बात होती है, जिसमें आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं
कि उसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होते जा रहा है वो भी एक दूसरे से कंबाइन करके वापस से रिएक्टेंट बनाने लग जाते हैं एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। होगा क्या, ये दोनों टूटते जाएंगे सी और डी में, और सी और डी वापस कंबाइन होकर बनाते जाएंगे क्या, ए एंड बी को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं N2 प्लस 3H2 है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं ट्वाइस ऑफ अमोनिया के अंदर। और अगर आप वहां पर हीट कर रहे हो साथ में, तो वापस से अमोनिया टूट करके क्या बन रही होती है मेरी, N2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो होगा क्या, मैं यहां लिखता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपका जो ये रिएक्टेंट है किस स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और ये नीचे लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपका रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है वो वापस से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर आप मेरे को खुद से दिमाग लगा के बात करते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड जा रही है। क्यों, क्योंकि मेरा रिएक्टेंट जो है वो तेजी से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, अगर मैं, तो आपने बोला भाई ये काम तो कब होगा, जब ये रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पे, तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से वापस से ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। क्या रिएक्शन रुक गई है, रुकी नहीं है रिएक्शन। जैसे यहां पर पानी आ भी रहा था और बाहर भी जा रहा था, ये हाइट कांस्टेंट हो गई थी, बट पानी का आना और पानी का बाहर जाना चल रहा था तब भी। तो अगर बोला जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनका रिएक्शन रुक गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा पहले रिएक्टेंट था जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सेम उसी रेट से अब ये वापस से टूट के इसके अंदर बनना शुरू हो गया। ठीक है, पर रिएक्शन अभी भी चल रही है। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई बाहर से देखेगा, अगर मैं यहां से ये सब हटा दूं, बस इस वाटर के लेवल पे ध्यान रखूंगा, तो वो तो मेरे को कांस्टेंट दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूं भाई ना ही कोई पानी आ रहा है ना ही कोई जा रहा है, बट अगर मैं यहां से हाथ हटा दूं तो आपको पता चलेगा जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है, इसलिए मेरे को ये हाइट कांस्टेंट लग रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम होती है। जब आपके ये दोनों रेट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना। अब सोचो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आने लग जाएगी, बैकवर्ड की तरफ। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बना है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन मेरे पास चल रही होगी इन द बैकवर्ड स्टेट। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग बात किसकी, चैप्टर हमारा किसका है, इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा और जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आने वाला है वो दोनों वैल्यू कैसी आएगी मेरी, सेम है, रेट सेम होगा। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि इनका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम होगा। मैंने क्या बोला, जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसी रेट से ये कहां आएगा, मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एक बार आप इसको थोड़ा सा लिख लो फिर इसके बारे में मैं दिखाता हूं।
हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम और बस इतना सा लिख लो। यहाँ पे और चीजें मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर एक तो ये रिएक्शन था, ठीक है ना, जहां पर रिएक्टेंट सीधा कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ नहीं आ सकता। दूसरा हमने ये वाला देखा जहां पर रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसको लिख लेना इसी के अंदर। जो आपका रिएक्शन सिर्फ यूनि डायरेक्शनल हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगली बार समझ में लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे की बात करते जाएंगे। यहां से हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे आप। एक तरफ लिखो रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरी तरफ लिखना इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखो जो मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें मैंने आपको बोला कि भाई जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा होगा और साथ साथ में प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये दिवस पहले समझ लो फिर लिखेंगे एक पॉइंट को, पहले समझना सारे पॉइंट। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना, आगे भी जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिवर्स में नहीं आ सकता, इसलिए सिर्फ ये कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ठीक है, पहले मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूं फिर लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मेरे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, मैं बोलता हूं आपको कि आपके पास 50 ग्राम रिएक्टेंट है और मैं बोलता हूं रिएक्शन के कंप्लीशन के ऊपर रिएक्टेंट का अब एक कुछ भी नहीं बचा, जीरो अमाउंट बचा है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? सोचिए तो। मैंने क्या बोला, आपके पास 50 ग्राम रिएक्टेंट है, रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तब रिएक्टेंट कितना बचा है मेरे पास, 0 ग्राम, बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, वो इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही रिएक्टेंट सीधा कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट तो कुछ बचता ही नहीं। बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये 50 ग्राम था, इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट तो कम होने लग जाएगा, समझ लो ये हो गया 40, ये कितना हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा मेरे पास 30, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हो सकता है यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ जाए, और नहीं तो मैं बोल सकता हूं ये भी 25 हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे इक्विलिब्रियम हो गया, दोनों का अमाउंट मेरा कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो कभी भी आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट की तरफ कौन सा जा सकता है, सिर्फ इरिवर्सिबल जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट बचा हमेशा रहेगा, पूरा कंप्लीशन नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे कोई बात करेगा, बोलेगा भाई ये रिएक्टेंट पूरा खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, वो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो मुझे पता है अगर शुरुआत में 50 था तो जब 0 हुआ होगा तो इसके बीच में जो टाइम लगा वो मैं बता सकता हूं।
बट यहाँ पर तो कभी भी जीरो होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि आप उनको इक्विलिब्रियम टाइम बताओ। क्या बताओ? इक्विलिब्रियम टाइम बताओ। इसका मतलब कि जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से वो क्या आना चाहिए बैकवर्ड में, कि जितना अमाउंट मेरा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही मेरे पास किस में कन्वर्ट होने लग जाए, रिएक्टेंट के अंदर। तो वो टाइम बताओ। यहाँ पर तो क्योंकि एक स्टेट आएगी जब दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, सेम होने लग जाए, तो यहाँ पर पूछा जाता है इक्विलिब्रियम टाइम और यहाँ पर क्या पूछा जाता है, कंप्लीशन टाइम, कि वो कब पूरा खत्म होगा। आगे बात समझो तो लिखो पहले दो फर्स्ट पॉइंट लिखो दोनों में। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिखना रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, in both forward and backward directions are known as reversible reaction. Are known as reversible reactions. Irreversible में लिखो reactions which proceeds in only one direction is known as irreversible reaction. रिवर्सिबल में लिखो these reaction never go for completion and ultimately attain equilibrium. ठीक है। दूसरी साइड लिखो इरिवर्सिबल के लिए these reaction go for completion. ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर लिखो कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में लिखना रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिख लिया। अब देखो एक एग्जांपल लिखेंगे लास्ट में। एग्जांपल कैसे है, मैं बोलता हूं आपके पास है ना, यहां पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, ठीक है, आपने यहां पर ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। तो जैसे आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो कन्वर्ट होने लग जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, जब मेरे पास इनिशियली यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट करने लगा तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड बच गया CaO, और CO2 तो कैसी होती है मेरी, गैस होती है, वो यहां से अब जाने लगे कहां पर, बाहर जाने लगे। अगर ये ओपन कंटेनर होगा तो गैस कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और नीचे यहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस बीकर को बंद कर देता हूं, क्या कर दिया मैंने, इसको बंद कर दिया, तो ये जो भी गैस प्रेजेंट थी मेरे पास, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो ये प्रेजेंट थी यहां पर CO2, ये बीकर के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। ये गैस मेरी वापस से रिएक्ट करेगी किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और वापस से क्या बन जाएगा मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बात समझे। आपने इनिशियली हीट किया, हीट करने की वजह से ये चीज किसमें कन्वर्ट होने लगी, CaA और CO2 के अंदर। ठीक, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तो गैस भी यहीं प्रेजेंट थी, रेसिड्यू भी यहां था, दोनों ने रिएक्ट करके वापस से क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे।
उसके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के लिए क्या जरूरी है, ये बीकर कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अगर ये कंटेनर खुला हुआ होगा तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, और बाहर चली जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा, तो वापस से ये इसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को कराने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्लोज कंटेनर ही लेने चाहिए। लिखिए इस बात को, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन ओनली अकर इन closed container, can only occur in closed container। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहां पर लिखिए इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन अकर इन बोथ ओपन और क्लोज कंटेनर, can occur in both open and closed container। ऐसा मैंने क्यों लिखवाया ये अभी समझाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं जैसे AgNO3 का रिएक्शन करवाया मैंने NaCl के साथ, तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा मेरा बन जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। AgCl का क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट में। ठीक है, मैंने दो तरह एक कंटेनर लिया जो कि यहां पर ओपन कंटेनर है, मैंने यहां पर डाल दिया AgNO3 और साथ में डाल दिया मैंने यहां पर NaCl, दोनों यहां पर मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद इन्होंने क्या बना दिया NaNO3, और नीचे प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो गया किसका, AgCl का। अब यहां पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेनर मेरा खुला हो या बंद हो, क्योंकि जब इसका एक बार प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो गया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, चाहे कंटेनर आपने खोल के रखा हो या फिर इसको बंद कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिपिटेट बन गया। अब ये प्रेसिपिटेट बनने के बाद प्रेसिपिटेट जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना, आई बात समझ में, वो कैसा होता है आपके पास, स्टेबल होता है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब वो वापस से इसके साथ कंबाइन करके ये नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर मेरा फॉर्म हो चुका है। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ करो, आपने खुद ही देखा होगा कब सिर्फ की बोतल होती है घर में, काफी दिनों तक आप रखे रखोगे तो नीचे जमा हो जाता है, ऊपर लाइट हो जाता है, पानी सा हो जाता है, पर नीचे आपको अलग से दो लेयर का फॉर्मेशन दिखाई देता है। अगर आप उसको लेके शेक नहीं करोगे तब तक वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते। आगे बात समझे, तभी तो बोतल जितनी होती है, जूस होते हैं, सब पे लिखा होता है ना शेक बिफोर यूज, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो नीचे जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वेट ज्यादा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऊपर लाइटर चीजें आ जाती हैं, तो आपको दोनों को एक दूसरे को मिलाने के लिए आपको शेक करना पड़ता है। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक आप कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जो दोनों के अंदर, क्लोज और ओपन कंटेनर दोनों के अंदर किए जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो इसे, एग्जाम्पल भी लिख लेना नीचे, कैल्शियम कार्बोनेट का भी और इधर ये वाला रिएक्शन, दोनों लिख लो। आगे बढ़ते फिर, ठीक है। अब आपने दो चीजें पढ़ी है, एक पढ़ा आपने केमिकल चेंज पढ़ा है और एक क्या होता है फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्या होता है केमिकल चेंज और क्या होता है आपके पास फिजिकल चेंज, जो आगे काम भी आएगा। हेडिंग है ना, टाइप ऑफ चेंजेस। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। देखो जब मैं फिजिकल चेंज की बात करता हूं तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है आपकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे अगर मैंने वाटर लिया, वो भी सॉलिड स्टेट में, मतलब क्या आइस ले रखी है, वाटर मेरे पास सॉलिड स्टेट में, जैसे मतलब क्या आइस क्यूब है, अगर मैं उसको थोड़ा सा हीट करता हूं
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? वाटर ही रहेगा, बट किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? लिक्विड में। ठंडा करूंगा अगर टेम्परेचर 0 रखूंगा तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलती है और वाटर भी मिलता है, ठीक है, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम। अगर मैं बताऊं, अगर वाटर को एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद हीट करने पर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस। वाटर बनता तो ऐसे ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं इस रेशियो में, तभी इस जगह बनता है। तो देखो हुआ क्या, फिजिकल चेंज में सिर्फ क्या चेंज हुई है यहां पर? इन दोनों की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, ठीक है ना। बट जब आपके पास वाटर था, आपने एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको हीट कर दिया अंडर कंडीशंस पे, तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। यहां पर अगर वाटर आप लिक्विड में लो या सॉलिड में लो, वाटर अपनी प्रॉपर्टीज वही होता है, हम उसको पानी ही बोलते हैं, ठीक है ना, वो वाटर ही है। दोनों का फॉर्मूला भी कैसा है? सेम है। बट यहां पर क्या हुआ, जैसे आपने हीट किया तो अब मेरा वाटर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर, और साथ में कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर। समझ रहे हो आप? देखो आग जब लगानी होती है ना तो वाटर से बुझाई जाती है पानी डाल के, ठीक है, पर हाइड्रोजन बम हो गया या फिर ऑक्सीजन कंबशन के लिए काम की जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से एंटायरली क्या है? डिफरेंट है, एकदम अलग होती है। अगली बात समझ में? तो आपका केमिकल चेंज का मतलब आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया उस प्रोडक्ट के अंदर, जहां इन दोनों कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं। फिजिकल चेंज में सिर्फ क्या हुआ है मेरे पास? यहां पर इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और यहां पर मैं लिखता हूं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2HI गैस कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? H2 गैस के अंदर प्लस I2 गैस के अंदर, ठीक है। तो इसका फिजिकल स्टेट कैसा है? गैस। यहां पर भी क्या है? गैस, और यहां पर भी क्या है? गैस। मतलब जितने भी यहां पर प्रोडक्ट हैं और जितने भी रिएक्टेंट है, सबका फिजिकल स्टेट कैसा है? सेम है। तो अगर सबका फिजिकल स्टेट सेम होता है तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर सबका फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसको आप कन्वर्ट कर रहे थे CaO सॉलिड के अंदर प्लस CO2 गैस के अंदर। अब यहां पर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट ये कैसी आ गई? गैस आ गई, मतलब चेंज हो गया फिजिकल स्टेट, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फिजिकल स्टेट सेम है तब तो वो क्या होगा? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, 4 रिएक्शन देगा, पूछ लेगा इसमें होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या है। कुछ नहीं देखना, बस ये देखना कि सबका अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो वो होमोजेनियस होगी। अगर एक का भी चेंज हो जाता है तो वो कैसे हो जाएगी मेरे पास? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, फिर एक तरफ लिखना होमोजेनियस, एक तरफ लिखना हेटेरोजेनियस। इस एग्जांपल को लिख लो, फिर मैं आपको इसके बारे में भी लिखवा देता हूं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज करके लिख लो, फिर एक तरफ लिखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और एक तरफ लिखो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, इसके बारे में लिखवा देता हूं। ठीक है, लिखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर स्पीसीज इन्वॉल्वड have same physical state और हेटेरोजेनियस में लिखो स्पीसीज इन्वॉल्वड हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट और एग्जांपल लिख लो।
ठीक है, लिखिए। अब हेडिंग करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब जो चीजें मैंने आपको बताई, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको एक पर्टिकुलर इंसान की आवाज का पता होता है, शाहरुख खान की आवाज सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा बिना उसे देखे, है कि नहीं? तो कई किसी किसी की आंखें देखने के बाद आप देख के बता सकते हो ये वो उस इंसान की है, ठीक है? फिजिकल स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हो ये वो चीज है, ठीक है? तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सब चीजें जब आपको देखने को मिलेगी तब आप समझ जाओगे वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर एक पॉइंट लिखवाया लास्ट में कि भाई मेरे पास जब भी इक्विलिब्रियम हो रहा होगा तो वो कहां होता है, क्लोज कंटेनर के अंदर होता है, ठीक है ना? तो पहली चीज देखो, मैं पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, पहले समझ लो सारे पॉइंट, ठीक है? 4 पॉइंट है, पहले 4 पॉइंट समझो फिर आगे बात करेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाना वो ये है, अगर आप चाहते हो इक्विलिब्रियम अटेन करे, पहले समझना फिर लिखना, ठीक है? मैं लिखवाऊंगा आपको। पहला पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हो इक्विलिब्रियम आए तो बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा या इरिवर्सिबल में आएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। पहली बात कि भाई मेरा इक्विलिब्रियम हमेशा किस में आ सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आ सकता है, ठीक है? ओपन कंटेनर में आएगा या क्लोज में आएगा? क्लोज के अंदर आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर आता है और हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होगा। यहां पर मेरी बात हो गई खत्म। अब जो मैंने जो दूसरा पॉइंट अब आपको लिखवाना वो ये है कि भाई मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल बताया था कि ये अगर आपकी बकेट है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहां से पानी डाल रहे हो इसके अंदर एट द स्पीड ऑफ 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, और आप यहां से निकाल रहे हो पानी बाहर एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। तो यहां पर क्या होगा, कुछ आपकी एक हाइट अटेन हो गई थी वाटर की, समझ लो वो h की है, ठीक है? फिर हमने इसका उल्टा किया, उल्टे में क्या किया, हमने यहां से पानी डाल दोगे और यहां से निकाल दोगे। बताओ ये हाइट चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ठीक है ना? क्योंकि जो पानी का इनपुट आप अंदर दे रहे हो 5 लीटर डाल रहे हो और साथ में 5 निकलता भी जा रहा है, आप भाई जितना डाल रहे हो उतनी स्पीड से निकलता जा रहा है, तो हाइट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि हाइट में यहां पर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये हाइट कैसे रहेगी, सेम। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप इक्विलिब्रियम अटेन करना चाह रहे हो, चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड की तरफ जाओ या फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ आओ, आपका इक्विलिब्रियम तो अटेन हो ही जाएगा। आगे बात समझिए। तो देखो है क्या मेरे पास, अगर मैं बोलता हूं PCl5 एक गैस है मेरे पास जो कि इक्विलिब्रियम में हीटिंग करने पर PCl3 गैस के अंदर प्लस Cl2 गैस के अंदर, ठीक है? तो ये पहले रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा होगा, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है? अगर मैं इस बार रिएक्टेंट इसको नहीं इसको ले लूं, PCl3 को गैस को प्लस Cl2 गैस को, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, PCl5 गैस के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर भी इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेरा अटेन होगा ही होगा। चाहे आप यहां से डाल के यहां से निकाल लो, ठीक है ना, चाहे वाटर आप यहां से डाल के यहां से निकाल लो, इक्विलिब्रियम तो मेरा अटेन हो ही जाएगा। तो सेम केस है, रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो यहां पर, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी तो मेरा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको रिएक्टेंट मान लेते हो और ये आपका प्रोडक्ट है, तो इस केस के अंदर भी इक्विलिब्रियम मेरा अटेन होगा ही होगा। जब इसको वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि आपका चाहे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हो या आप प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट आओ, इक्विलिब्रियम दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, अटेन मेरा 100% होगा ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम आने के लिए यहां पर क्या चीजें जरूरी थी, ये दोनों रेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना? ये दोनों रेट कैसे होने चाहिए मेरे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट जो है मेरे पास कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करो, ये बराबर होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, तभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा। नहीं तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा है रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी,
और रेट ऑफ फॉरवर्ड कम है रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। वो इक्विलिब्रियम तभी रहेगी जब दोनों के रेट कैसे होंगे, मेरे पास सेम होंगे। बोलो बात समझ आ गई यहाँ पे कि भाई जब दोनों के रेट सेम होंगे तभी इक्विलिब्रियम क्या हो सकती है, अटेन हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइट जो यहाँ पर ये मैटर नहीं करती, ये h है या h डैश है, वो मैटर नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? देखो मैंने क्या किया था, ध्यान से देखते जाना। मैंने इनिशियली यहां से पानी डाला था 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। मैंने यहां पर हल्का सा होल किया, हल्का सा जब होल किया तो यहां से पानी निकलने लगा 2 लीटर पर मिनट की स्पीड से। तो देखो जो पानी का इनपुट है वो ज्यादा है बाहर निकलने से, तो इस केस में वाटर का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए यार पानी का लेवल तो इसमें इंक्रीज करते जा रहा है। मैं इस होल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो ये समझ लो 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से निकलने लग गया। अभी भी तो क्या होगा, यहाँ पर रेट मेरा ये इंक्रीज करता जाएगा, 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा होगा। मैंने होल थोड़ा सा और बड़ा किया तो वहां से अब वो 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से निकलने लग गया। अब जाके वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे कांस्टेंट हो गया। एक तरीका तो ये था। मैं दूसरा तरीका अपनाता कि जब मैं पहला होल कर रहा था तब 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी निकल रहा होता, तो 4 लीटर से इंक्रीज कर रहा होता, फिर 2 करता, फिर 3 करता, 4 करके 5 आता। इस तरीके से इस इक्विलिब्रियम पे आता। तो हाइट कुछ और होती है, यही होती, कुछ और होती, ठीक है। हाइट चाहे कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये दोनों रेट कैसे होंगे, मेरे सेम होंगे। उसी तरीके से जो फोर्थ पॉइंट है वो भी यही कहेगा कि अगर आप रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ भी कंडीशन ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट का अमाउंट, क्या बोल रहा हूं मैं, रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट के सेम होना चाहिए। कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकता है दोनों बराबर हो, और हो सकता है ये कम हो। अमाउंट मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करता है, रेट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस रेट से मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट मेरा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। समझ में आ गई बात? कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो, सेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में, ये चीज को ध्यान में रखना, असर्शन रीजन में पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों का अमाउंट कैसा होगा, सेम हो। बट ये बात सच है कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर एक हाइट कांस्टेंट हो गई, हो सकता है ये हो कुछ भी हाइट हो, कांस्टेंट हो गई, तो रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा ये चीज, और यहां पर ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल। आ रही बात समझ में? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, इक्वल। इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। हो सकता है ये 5 ग्राम पे हो, ये 10 ग्राम पे हो, वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का अमाउंट कैसा हो, सेम हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा सेम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट ये बात 100% श्योर है कि रेट मेरा इक्वल होगा और कॉन्सेंट्रेशन मेरी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट और इक्वल में डिफरेंस समझते हो ना, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट हो गई, इक्वल मतलब दोनों कैसे हो गए, अब बराबर हो गए, ठीक है। हो सकता है कांस्टेंट में इसके ज्यादा हो इसकी कम हो, इसकी ज्यादा हो इसकी कम हो, दोनों बराबर भी हो सकती है। तो पहले 3 पॉइंट लिखते हैं, फिर इस पॉइंट को मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए आप, इक्विलिब्रियम कैन, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन in reversible reaction, in reversible reaction carried out in a closed container, in a closed container, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, equilibrium can be attained from both
साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब समझ गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों तरफ जाओगे तो आपको इक्विलिब्रियम मिल ही जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में एग्जांपल भी लिख लेना ये वाला, ताकि आपको समझ आए। PCl5 कन्वर्ट इनटू PCl3 एंड Cl2 एंड Cl3 plus Cl2 कन्वर्ट इनटू PCl5। ये लिख लो ऐसे कैसे, बीच में डबल एडेड एरो को दिखाना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब लिखो थर्ड पॉइंट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन decreases, the rate of forward direction decreases and that of backward direction increases and both become equal when equilibrium is attained, and both become equal when equilibrium is attained। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या करेंगे यहाँ पे। मैं बोलता हूं ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट भी वापस से कन्वर्ट हो रहा होगा किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। इनिशियल अमाउंट में सिर्फ मेरे पास क्या प्रेजेंट था, रिएक्टेंट था। शुरुआत में तो कोई भी रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, जो यहां पर लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन और लिखता हूं टाइम के साथ क्या हो रहा है वो देखिए। ठीक है, इनिशियली शुरुआत के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लग जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। क्या शुरुआत में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में तो कुछ प्रोडक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या, ये थोड़ा थोड़ा जब इसका देखोगे तो ग्राफ कम होता जाता है। ये ग्राफ किसका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रेट कम होते जाता है। अब देखो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे तो प्रोडक्ट मेरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो शुरुआत में तो जीरो होगा, बट ये धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। एक पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे और अब इन दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, सेम। ठीक है, ये वो पॉइंट होगा जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और ये वो टाइम होगा जब इक्विलिब्रियम मेरी अटेन हो गई है। इसके बाद मैं बोलूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है और इस कर्व के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन अब मेरी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये कम होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट के बाद दोनों कैसे हो जाएंगे मेरे पास, सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो बस आज के लिए इतना ही है ना, हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर इसके आगे का। साइड